एवरीवन, इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे कि इंडिविजुअल को यानी कि अपने ही जैसे एक ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करनी है। तो आइए एक बार स्टेप्स देख लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट स्टेप होता है गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स की फॉर्मेशन। जैसा कि आपको पता है कि मेल्स के अंदर स्पर्म्स होते हैं, फीमेल्स के अंदर एग सेल्स होती हैं जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं गैमेट्स की फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। सेकंड स्टेप होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन बेसिकली मेल से सीमन का ट्रांसफ़र कर देना टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि मेल से हम सीमन को ट्रांसफ़र करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिसको हम वजाइना बोलते हैं। ओके, थर्ड स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन का। जैसा कि आपको पता है कि स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है और जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जैसा आपको पता है कि जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीज़न होंगी, जिसके बाद एक अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज आ जाएगी। ठीक है, वही अर्ली एम्ब्रियो यूटेरस की लाइनिंग के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एक बार देखिए, अटैचमेंट ऑफ अर्ली एम्ब्रियो विद द लाइनिंग ऑफ यूटेरस, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। इसी का दूसरा नाम है प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद से जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता उस टाइम तक जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, द टाइम इंटरवल बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड द बर्थ ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अब लास्ट स्टेप होता है पार्चुरेशन का। जैसा कि आपको पता है कि 9 महीने के प्रेगनेंसी टाइम के बाद बेबी का बर्थ हो जाता है, तो बेबी को बर्थ देने की जो प्रोसेस होती है उसी को पार्चुरेशन बोलते हैं। आइए एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। अब हमें पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ना है। उससे पहले हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टडी करनी पड़ेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ। मेल के अंदर 2 टाइप्स के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उनका मेन काम होता है गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स की फॉर्मेशन करने का और सेक्स हार्मोन्स को रिलीज़ करने का। ठीक है, एंड रिलीज सेक्स हार्मोन्स। मेल के अंदर पाया जाने वाला एक ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है स्टोरेज, नरिशमेंट और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का। स्टोरेज, नरिशमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स। इसके अंदर आते हैं एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब आइए टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस होता है एक पेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि पेयर में प्रेजेंट है। पेयर में 2 चीज़ें आती हैं जैसा आपको पता है। तो एक ह्यूमन के अंदर कितने टेस्टिस होंगे, 2 टेस्टिस। ओवल की शेप होती है, लेंथ इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है एक पाउच में जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम क्या करता है बेसिकली, स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है टेस्टिस में। कितना कम, बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। जो लो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, देखिए एक बार रीड करते हैं। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अब आइए एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं टेस्टिस का।
ओके, सबसे बाहर की तरफ आपको एक शीथ दिख रही है, इस शीथ को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, आपको इसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इन सबको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनका नंबर होता है 250, मैंने आपको अभी बताया था। एक टेस्टिस में 250 यानी कि 2 टेस्टिस में 500 हो जाएगा। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं सेमनीफेरस डक्ट्स। जैसा कि आपको इनके अंदर डक्ट्स दिख रही हैं, ये सारी क्या हैं, सेमनीफेरस डक्ट्स हैं। एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। सेमनीफेरस डक्ट्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सेमनीफेरस डक्ट्स आगे मिलके जो यहाँ पर जो ट्यूब्स बनाती हैं जो कि स्पर्म्स को कैरी करके आगे ले जाएंगी, उनको बोलते हैं ट्यूबुलरी रेक्टाई। अब आपको अलग से हाईलाइट करने के लिए ट्यूबुलरी रेक्टाई यहाँ पे दिखाई गई है, यही ट्यूबुलरी रेक्टाई, लेकिन असल में ये कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। उसके बाद सारी ट्यूबुलरी रेक्टाई आकर यहाँ पर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। ठीक है, अब रेटे टेस्टिस से आगे स्पर्म्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एपिडिडमिस के पास वया वासा एफ्रेंशिया। जो आपको ये छोटी छोटी ट्यूब्स दिख रही हैं इनको बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। ठीक है, उसके बाद आपको एक बड़ा सा साम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं एपिडिडमिस। ये बेसिकली एपिडिडमिस का हेड होता है, ये उसकी बॉडी है और नीचे की तरफ इसका टेल वाला पार्ट है। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है स्पर्म्स को और उनकी नरिशमेंट करता है यानी कि मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। ठीक है, अब उसके बाद आता है वास डेफरेंस। जो एपिडिडमिस है ये आगे जाके वास डेफरेंस में टर्मिनेट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म्स को फ्रॉम द एपिडिडमिस, एपिडिडमिस से स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब आइए एक बार सेमनीफेरस डक्ट का टीएस यानी कि ट्रांसफर सेक्शन देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़नी है, तो उससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पे हो रही है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एक मिनट, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो आपको ये बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं ये होते हैं स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्म मदर सेल्स, इनको हम स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये आगे जाकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे जाकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हुए हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। स्पर्मेटिड्स आगे जाकर स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं जो कि बीच में ल्यूमन में रिलीज़ कर दिए जाएंगे, आपको पता है यहाँ पे रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो स्पर्मेटोजोआ है ये आगे जाकर स्पर्म्स की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे स्पर्म्स को अलग से नहीं दिखाया गया। ओके, उसके अलावा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में एक और जो सेल प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। ये आपको लंबी लंबी येलो कलर की जो सेल्स दिख रही हैं सर्टोली सेल्स हैं, इनको हम बेसिकली इनर सेल्स बोलते हैं और इनका एक और नाम होता है सस्टेंटिकुलर सेल। ठीक है, ये स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। जब स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर ल्यूमन में आ जाते हैं तो उनके जो हेड हैं वो एम्बीड हो जाते हैं सर्टोली सेल्स के अंदर, सो दैट वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकें और एक मेच्योर स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो गेन कर सके। ओके, उसके बाद ये तो थी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब ऐसे ही और भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, और भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो उनके बाहर जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो ये रीजन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं
लेडी या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है, ये सिंथेसाइज करती हैं और सेक्रेट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जिनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। ठीक है, जो मेन एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरोन। देखिए एनसीईआरटी की लाइनें मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिखी हुई है, सिंथेसिस एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा सेक्रेट होने वाला जो एंड्रोजन है, जो सबसे मेन एंड्रोजन है, वो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। अब आइए आगे देखते हैं, इन्हीं के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया है स्टेम सेल्स जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई कर रही थी, गिविंग राइज टू स्पर्मेटोसाइट्स, जिनसे क्या है स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे थे। अभी नहीं, स्पर्मेटोसाइट्स से आगे जाकर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रही थी येलो कलर की बड़ी बड़ी सेल, जिनको हमने सर्टोली सेल्स बोला था। ये क्या करेंगी, ये सपोर्ट, नरिश एंड प्रोटेक्ट करेंगी डेवलपिंग जर्म सेल्स को फ्रॉम ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर से क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी जर्म सेल्स को यानी कि स्पर्म्स को। ठीक है, और उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। उसके बाद थी लेडी सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, इनका दूसरा नाम था, मैंने आपको बताया था, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट थी। ये सेक्रेट करेंगी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक एंड्रोजन ही है, अगर आप एंड्रोजन लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, देन फोर्थ आते हैं स्पर्म्स, जिनको हम अभी स्पर्मेटोजोआ बोल रहे हैं। स्पर्मेटोजोआ बेसिकली थोड़ी सी मैच्योर स्टेज है, जब वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाते हैं तो हम उनको स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, मैच्योर मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द ल्यूमन। मैच्योर मेल गैमेट्स जो कि ल्यूमन में प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सर्टोली सेल्स के फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन होता है, हमने अभी अभी देखा था कि ये स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, देन सेकंड फंक्शन होता है, ये इनहिबिन हार्मोन को सेक्रेट करती हैं, जो कि क्या करता है, इनहिबिट करता है एफएसएच को, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। हम इसके बारे में हार्मोनल कंट्रोल में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देन थर्ड फंक्शन होता है एएमएच को सेक्रेट करना, यानी कि एंटी म्यूलेरियन हार्मोन को सेक्रेट करना। जो एंटी म्यूलेरियन हार्मोन है, ये रिग्रेशन करता है म्यूलेरियन डक्ट की, यानी कि म्यूलेरियन डक्ट की ग्रोथ नहीं होने देता, यानी कि मेल्स के अंदर जो फीमेल डक्ट हैं लाइक फिलोपियन, यूटेरस और जो अपर पार्ट है वजाइना का, उनको ग्रो नहीं होने देता। ठीक है, देन फोर्थ फंक्शन होता है, जो सर्टोली सेल्स है वो सेक्रेट करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि एबीपी को। एबीपी बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के साथ जाकर बाइंड करेगा और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में उनकी हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा, जिससे क्या होगा, प्रमोट होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन बढ़ेगी। ठीक है, अब एक बार आइए इसके फंक्शंस को दोबारा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सर्टोली सेल्स के फंक्शंस, बेसिकली इसके 4 फंक्शंस होते हैं। स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, इनहिबिन हार्मोन की सेक्रेशन करना सो दैट वो इनहिबिट कर सके एफएसएच को। थर्ड फंक्शन होता है सेक्रेट एएमएच, यानी कि एंटी म्यूलेरियन हार्मोन को सेक्रेट करना, जो कि म्यूलेरियन डक्ट की रिग्रेशन करवाएगा, मीन्स उसकी ग्रोथ नहीं होने देगा। फोर्थ फंक्शन होता है सेक्रेट करना एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, यानी कि एबीपी को। एबीपी टेस्टोस्टेरोन के साथ जाकर बाइंड करेंगे और सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, प्रमोट होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन प्रमोट होगी। अब चलिए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा कि जो स्पर्म्स से वो कहाँ पर बनते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, अब हम उनका पूरा पासेस देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर से कैसे कैसे पास होते हुए वो कहाँ कहाँ पे जाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। टेस्टिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अभी बस एक बार रिवीजन ही होएगी। ठीक है, ये अपना टेस्टिस है। टेस्टिस, इसके अंदर जो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं। ये आगे जाकर टर्मिनेट होती हैं एक
नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस की जो लेबलिंग है वो गलत दे रखी है, तो जो रेटेटेस्टिस है वो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है वासेफ्रेंसिया, जो आपको पतली पतली सी ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं वासेफ्रेंसिया। उसके बाद आपको जो ये सांप जैसा बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। इसका हेड वाला रीजन है, ये इसका मिडल पार्ट है, मीन्स बॉडी है, देन ये इसकी टेल है पतली सी, ठीक है। ये आगे जाकर टर्मिनेट होता है वास डेफरेंस के अंदर, हमने पहले भी देखा था। एक मिनट, ओके। देखिए जो एपिडर्मिस है यहाँ से घूम के आ रहा है और ये टर्मिनेट हो रहा है वास डेफरेंस के अंदर, ठीक है। ये अपना वास डिफरेंस। जो यूरेटर है और जो यूरिनरी ब्लैडर है, इनके बारे में तो आपको वैसे भी पता होगा, ठीक है, ये इनके साथ ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन काम है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को पढ़ने का है, तो हम वास डिफरेंस से ही चलते हैं। ऐसे ही दूसरे वाला जो टेस्टिस है वहाँ से भी वास डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी 2 सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल बेसिकली 2 ग्लैंड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है, दूसरी राइट साइड प्रेजेंट होती है, यानी कि एक पेयर्ड ग्लैंड है जो कि कुछ सेक्रेट करती हैं, किसमें, स्पर्म्स के साथ। जैसे जो अपने पास जो सीमन आता है, यानी कि जो सेमिनल प्लाज्मा आता है, वो 2 ग्लैंड्स के सिक्रेशन से मिलकर बनता है, 3 ग्लैंड्स की सिक्रेशन से मिलकर बनता है। एक होती है सेमिनल वेसिकल, दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी होती है बल्बोयूरेथ्रल यानी कि काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। जो सीमन है वो इन तीनों के सिक्रेशन से मिलकर बनता है और उसके साथ में स्पर्म्स भी होती हैं उसके साथ, ठीक है। इनके हम फंक्शंस आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है। आपने देखा सेमिनल वेसिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, एक इस साइड प्रेजेंट है, एक दूसरी उस साइड प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक सिंगल ग्लैंड है, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल के नीचे प्रेजेंट होती है, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बल्बोयूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड। जो आपको ये जो छोटे छोटे ग्लैंड्स दिख रहे हैं दोनों साइड में, इनको बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा बेसिकली 2 चीज़ों का ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म्स भी पास होते हैं, ठीक है। सॉरी, उसके बाद ये है पूरा का पूरा पेनिस। ये क्या करता है, ये कोपुलेटरी ऑर्गन है, मीन्स कोपुलेशन में यानी कि मेटिंग में इसका मेन रोल होता है, ठीक है। ये पेनिस हो गया। देन आपको जो बाहर की तरफ जो ये फोर स्किन दिख रही है, जो बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा स्किन है, इसको बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। उसके अलावा जो आपको अंदर की तरफ जो ये रेड कलर में जो ये दिख रही है, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, मीन्स इनर जो लेयर होती है पेनिस की वो ग्लांस पेनिस होती है। उसके अलावा आपको एक एक्सटर्नल ओपनिंग दिख रही है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। जैसे स्पर्म्स टेस्टिस के पास से बनकर आएंगे, यहाँ से फ्लो होते हुए आएंगे आएंगे आएंगे, तो वो क्या है, यूरेथ्रल मीटस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अब चलिए इन तीनों ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं, इन तीनों ग्लैंड्स के फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल। तो आइए देखते हैं सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन होता है। ये सेक्रेट करता है फ्रक्टोज रिच फ्लूइड, जो क्या करेगा, जो फ्रक्टोज है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म मोटिलिटी के लिए, ठीक है। देन दूसरा फंक्शन है ये प्रोस्टाग्लैंडिन को सेक्रेट करेगा सो दैट स्पर्म इजीली मूव कर सके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तीसरा है ये मेजर वॉल्यूम को
कंट्रीब्यूट करता है सेमाइनल प्लाज्मा यानी कि सीमन के अंदर। लगभग 60 to 70% सीमन के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड ही होता है, ठीक है। देन ये रिलीज़ करते हैं फाइब्रिनोजन एंजाइम को, जो कि सीमन को क्लॉट करेगा। भाई इसके 4 फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज रिच फ्लूइड को सेक्रेट करना टू प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म फॉर स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है। सेकंड फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन को सेक्रेट करेगा ताकि जो स्पर्म है वो इजीली मूव कर सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तीसरा है ये मेजर वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है सीमन के। लगभग 60 to 70% सीमन के अंदर यही प्रेजेंट होता है, ठीक है। मीन्स सेमिनल प्लाज्मा का, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, ठीक है। फोर्थ है ये फाइब्रिनोजन एंजाइम को रिलीज़ करता है जो कि क्या करेगा, सीमन को क्लॉट करेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगली ग्लैंड की तरफ। दूसरी ग्लैंड है जो कि सिंगल ग्लैंड है, मैंने आपको बताया था, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करती है, ये थिन मिल्की स्लाइटली एल्केलाइन फ्लूइड को सेक्रेट करती है, ठीक है। ये एक्टिवेट करती है और एनहेंस करती है स्पर्म्स की मोटिलिटी को, ठीक है। ये जो एल्केलाइन फ्लूइड जो इसने सेक्रेट किया है ये क्या करेगा, ये बेसिकली एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो एसिडिक होता है, यानी जो वजाइन है ना वो एसिडिक होती है, ठीक है। तो उसके अंदर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा सो दैट स्पर्म सर्वाइव कर सकें, ठीक है। उसके अलावा ये सेमाइनल प्लाज्मा में कंट्रीब्यूट करता है। इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा तो नहीं होता, बस 20 से 30% ही कंट्रीब्यूशन होता है इसका, ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा में यानी कि सीमन में। उसके अलावा ये रिलीज़ करता है फाइब्रिनोलाइसिस एंजाइम, जिसको बोलते हैं एंटीकोएगुलेटेड एंजाइम। ये क्या है, सीमन को क्लॉट नहीं होने देते, ठीक है। अब ये फंक्शन इसके दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है ये थिन मिल्की स्लाइटली एल्केलाइन फ्लूइड सेक्रेट करता है, एक्टिवेट और इन्हेंस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को, देन न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को। किस किस की एसिडिटी, एक तो इसके यूरेथ्रा की जो एसिडिटी है, उसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो एसिडिटी है, सो दैट स्पर्म जिंदा रह सके, ठीक है। अदरवाइज इतनी एसिडिटी में ना स्पर्म्स मर भी सकते हैं, मर जाएंगे वो, ठीक है। उसके बाद है ये कंट्रीब्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा में कितना, 20 से 30%, ठीक है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता इसका। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, सेमिनल वेसिकल का, कितना था, 60 to 70%, ठीक है। इसका होता है 20 to 30%। उसके बाद है ये रिलीज़ करता है फाइब्रिनोलाइसिस एंजाइम, जो क्या है, एंटीकोएगुलेटेड एंजाइम है, ये सीमन को क्लॉट नहीं होने देता। अब आइए देखते हैं थर्ड ग्लैंड। ये भी बेसिकली पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं 2। अब आइए इनके फंक्शन देखते हैं। ये क्या करती है, सेक्रेट करती है एल्केलाइन म्यूकस को, जिसको बोलते हैं प्री इजैक्यूलेट फ्लूइड, ठीक है। उसके अलावा ये यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करती है और पेनिस की जो टिप होती है उसकी भी लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होने देती, ठीक है। लुब्रिकेशन तो आपको पता होगा। देन न्यूट्रलाइज करती है ट्रेसेस ऑफ एसिडिक यूरिन, जो एसिडिक यूरिन है उसके ट्रेसेस को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी, ठीक है, जो कि यूरेथ्रा में प्रेजेंट है इजैक्यूलेशन से पहले। उसके बाद है फैसिलिटेट द स्मूथ पासेस ऑफ सीमन थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर से जो सीमन है वो इजीली पास कर जाए, इस चीज़ को फैसिलिटेट करती है, ठीक है। जो इसका मेन काम है वो तो लुब्रिकेशन का ही है, ठीक है। इसके फंक्शन दोबारा देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्रेट करती है एल्केलाइन म्यूकस, जिसको हम बोलते हैं प्री इजैक्यूलेट फ्लूइड। ये लुब्रिकेट करती है यूरेथ्रा को और पेनिस की टिप को, ठीक है। जो यूरेथ्रा के अंदर जो एसिडिक यूरिन के जो ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। उसके अलावा यूरेथ्रा के अंदर से जो सीमन है उसका पासेज अच्छे से हो, मीन स्मूथली पासेज हो उसका, तो इस चीज़ को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। तो ये थी अपनी तीनों ग्लैंड्स के फंक्शन। अब आइए आगे बढ़ते हैं टीएस ऑफ पेनिस, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन देख लेते हैं पेनिस का। ओके, सबसे बाहर की तरफ आपको जो दिख रही है यह है स्किन,
स्किन, ठीक है। उसके अलावा जो पेनिस है उसके अंदर 2 टाइप्स के स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ये दोनों टिश्यू है इनका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। उसके अलावा जो ये दूसरा टाइप का जो एक ही टिश्यू प्रेजेंट है इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। इन दोनों को स्पॉन्जी टिश्यू बोलते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू किसके? पेनिस के, ठीक है। देन ये आपको दिख रहा है, ये है यूरेथ्रा। देन कॉर्पोरा कैवर्नोसा में अगर आप देखें ये आपको आर्टरीज दिख रही हैं, एक आर्टरीज में है एक आर्टरीज में। ये क्या करती हैं? बेसिकली ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज़ कर देती हैं। किसके अंदर? पेनिस के अंदर, ठीक है। तो ये था पेनिस का टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन। अब हमें मेन काम किससे है? अब हमें मेन काम है हमें इरेक्शन और इंसेमिनेशन पढ़ना है, वो क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इरेक्शन और इंसेमिनेशन। सबसे पहले इरेक्शन। इरेक्शन होता है सेक्सुअल स्टिमुलेशन की वजह से पेनिस का इनलार्ज हो जाना और रिजिड हो जाना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इरेक्शन, ठीक है। आपको पता भी होगा कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन के टाइम पे जो पेनिस है वो एकदम रिजिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। किस चीज़ की वजह से? ब्लड की सप्लाई की वजह से, ठीक है। सेक्सुअल स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है उस टाइम पे, जो ब्लड की सप्लाई है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है पेनिस में, ठीक है। तो वो इनलार्ज हो जाता है और रिजिड हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इरेक्शन। देखिए, इट्स द प्रोसेस बाय विच द पेनिस बिकम्स enlarged एंड रिजिड ड्यू टू सेक्सुअल स्टिमुलेशन। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है, यानी कि इरेक्शन का मैकेनिज़्म क्या है? सबसे पहले सेक्सुअल स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा? डायलेशन होगी आर्टरीज़ की। डायलेशन यानी कि आर्टरीज डायलेट कर जाएंगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? पेनिस के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। इंक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई। अब ज़्यादा ब्लड एंटर करेगा इरेक्टाइल टिश्यूज़ में, यानी कि जो स्पॉन्जी टिश्यू है हमने देखे थे कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, उनके अंदर क्या है? ज़्यादा ब्लड एंटर करेगा, ठीक है। अब ज़्यादा ब्लड एंटर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा और फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इरेक्शन का मैकेनिज़्म। उसके बाद है इंसेमिनेशन। क्या होता है इंसेमिनेशन? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेल के अंदर से सीमन को ट्रांसफ़र कर देना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोपुलेशन के टाइम पे, यानी कि मेटिंग के टाइम पे। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इंटरकॉर्स के टाइम पे, ठीक है। इट्स द डिपोजिशन ऑफ सीमन। सीमन का डिपोजिशन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि वसाइना में ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम पे, ठीक है। तो दिस वॉज टुडेज टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।